वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान की सियासत के बड़े होशे रुबा बेसिकली करैक्टरिस्टिक्स हैं। मसलन अगर हम शुरू कर दें इस वक्त की मईशत से, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तरक्की की तरफ गामजन है। आज शौकत तरीन साहब ने कहा कि 4% तो कुछ भी नहीं, अगले साल 5% ग्रोथ रेट होगा। लेकिन जब आवाम से पूछते हैं तो वो रो भी रही है महंगाई की वजह से, और उनके पास खाने को भी नहीं है। तो ये समझ नहीं आया कि मार्केट ठीक हो गई, इकॉनमी बेहतर हो गई, लेकिन आवाम जो है वो चीनी भी 100 से ऊपर की ख़रीद रहे हैं, वो आटा भी महंगा ख़रीद रहे हैं, और उनके लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। दूसरी तरफ अपोजिशन के शहबाज शरीफ साहब हैं, कहने को तो वो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं और मुस्लिम लीग नून के पाकिस्तान में इंडिस्प्यूटेड लीडर हैं। लेकिन ये तो है बात कि इमरान खान उनको नहीं मानते, और पूरे दुनिया के इदारे भी मान लें, पाकिस्तान के तमाम इदारे भी शहबाज शरीफ के साथ बात करने को तैयार हो जाएं, इमरान खान उनके साथ बात नहीं करेंगे। लेकिन जो होशरुबा बात है, इंटरेस्टिंग बात, वो फिनोमिनल बात ये है कि उनके भाई भी जो हैं वो भी उनको नहीं मानते, और इसी भाई भाई की लड़ाई के अंदर जो है मुस्लिम लीग नून का भी जो है वो कवाड़ा इस वक्त निकला हुआ है। तीसरी तरफ फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, और उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान में रिफॉर्म लाने की कोशिश की, मेरे सामने उनका 100 रोज़ा एजेंडे के बड़े अहम नुकात हैं, जिसमें पाकिस्तान को मदीने की तर्ज पर फलाई रियासत बनाएंगे। यहाँ से लेकर अगर आगे चलें, कौम को एक बनाने के लिए एक तालीमी निसाब, इदारों में मेरिट, ब्यूरोक्रेसी को सियासत से पाक, 1 करोड़ नई नौकरियाँ, ये सब कुछ है, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की हैं, और पाकिस्तान की आवाम जो है जिस तरह सैलाब के मुतासरीन होते हैं, वो सैलाब को देख रहे होते हैं, वो उनका कुछ बस नहीं चल रहा होता, वो सिर्फ मुतासरीन होते हैं, वो इफेक्ट रहे होते हैं, वो तबाह हो रहे होते हैं, ज़लज़ले के मुतासरीन होते हैं, वो बेचारे कुछ नहीं कर रहे होते हैं, वो उस जगह पे होते हैं, उनकी मजबूरी होती है, वो ज़लज़ले को फेस कर रहे होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की आवाम 70 साल से ऊपर इन्हीं हुक्मरानों को फेस करती हुई आ रही है। कभी कोई ज़लज़ला बनकर इन पर तारी हुआ, कभी कोई सैलाब बनकर तूफ़ान बनकर इन पर तारी हुआ, कभी कोई सुनामी बनकर इन पर तारी हुआ। किसी ने इनको रिलीफ नहीं दिया, किसी ने इनको उस जन्नत की झलक भी नहीं दिखाई जो मदीना की फलाई रियासत के मॉडल पे चलने वाले किसी भी रियासत को मिल सकती है। मेरे साथ आज पॉलिटिशियंस नहीं है, तो मायनी खेज गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट इशूज़ के ऊपर बात करूँगा। रऊफ़ क्लासरा साहब से, इरशाद भट्टी साहब से, और अज़हर जावेद हमारे हेड ऑफ़ इंटरनेशनल न्यूज़ ऑपरेशंस हैं दुनिया न्यूज़ के, यूरोप और यूके के। रऊफ़ क्लासरा साहब, महंगाई ख़त्म नहीं हुई, तरक्की हो गई है, रियासत का कोई रिफॉर्म मेरे नज़दीक मेजर रिफॉर्म नहीं आई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मुतमईन हैं। आप भी इतने ही मुतमईन हैं इस ओवरऑल तरक्की से? 1000 दिन हो गया आज प्राइम मिनिस्टर के ऑलमोस्ट। क्लासर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज का मसला आ रहा है जरा कामरान, आवाज मुझे जी मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ। क्लासर जी आ रही है। चले आपकी आवाज़ ठीक करते हैं। भट्टी साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो यही सवाल आपसे है, अगर आप सुन पाए हैं तो। जी भाईजान, बिल्कुल ठीक। 1000 साल हो गए, तब 22 साल तक तब्दीली सरकार और इमरान खान की स्ट्रगल, और फिर जब आए तो पता चला कि होमवर्क नहीं था, फिर नहीं भट्टी साहब, मेरा पहला बड़ा पर्टिनेंट सवाल है कि मईशत की ग्रोथ गवर्नमेंट कह रही हो रही है और डिजिट्स में नजर भी आ रही है, अवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? ये एक बड़ा मज़े का सवाल है। ये इस पे एक दो हम इनकी मुआशी टीम से हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि जब 7% पे ग्रोथ रेट पहुंचती है तब आवाम तक पहुंचता है मामला। मैंने कहा इसका मतलब है हम ना ही समझें। तो बात ये है कि ये अब ये इशू ये है कि बहुत अच्छे इशारे हैं, जैसे हुकूमत बता रही है कि एहसास प्रोग्राम अच्छा है, हेल्थ कार्ड अच्छा है, तामीराती पैकेज और उससे तामीराती शोबा और उससे जुड़े 32 अच्छे हैं, टैक्स वसूली 14% ज़्यादा हुई है, और ग्रोथ रेट हमारी 3.9% पर अचानक चली गई है। सब कुछ इनका मान लेते हैं, इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हुई, इसके अलावा सारा कुछ मान लेते हैं। लेकिन इसके बाद क्या आप 300 रुपये जो घी मिल रहा था वो 300 रुपये के से कम हो गया? नहीं हुआ। 115 रुपये पे जो चीनी मिल रही थी वो कम हुई है? नहीं हुई।
और इसी तरह आटा 100 के करीब 100 को टच करके आया है, वो कम हुआ है नहीं हुआ। इसी तरह आवाम की बाकी हैं एहतसाब घर से, बाकी जो 50 लाख घर, बाकी 1 करोड़ नौकरियां, नया सूबा IMF। लेकिन भट्टी साहब ये क्यों नहीं हुई? मतलब ये तो देखें, ये तो एक ऑनेस्ट लीडरशिप आई थी, नया थर्ड पार्टी आई थी, इनसे भी नहीं हुई तो फिर तो इसका मतलब किसी से भी नहीं होगी, मतलब ये तो फिर इस तरह चलता रहेगा। सर ये इस वजह से नहीं हुई कि जो पहला जवाब दे रहा था होमवर्क नहीं था, और फिर दूसरी बात राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं, तीसरी बात कन्फ्यूजन, नालायकी, नाअहली, और जो उसमें भांत के थे, और जब ये गए जो भी फैसला किया, डिले किया, जो भी फैसला किया उस पर मुड़ भी गए, सुबह और दोपहर और शाम, और तो ये थे हालात भी खराब थे, कोई शक नहीं। भट्टी साहब बात ये है कि होमवर्क जो होता है ना, होमवर्क तो या तो होना कि आप छुट्टियों के फौरन बाद आए हो तो होमवर्क नहीं था आपका, अब तो इनको छुट्टियों से आए हुए भी 3 साल हो गए यार, अब ये तो भट्टी साहब बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं दोबारा इस पे आऊंगा आपके बाद। क्लासरा साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, अजहर जावेद साहब, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंसेस आई, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने बेतहाशा ट्रस्ट किया, बड़ी अच्छी बात है। क्या आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है? एक तो क्या गवर्नमेंट में ट्रस्ट की बात है या कोई और वजह है? दूसरा ये कि रोशन पाकिस्तान अकाउंट आई थिंक वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर डॉलर्स आए, उसकी जो उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, लेकिन उससे आपको लगता है कि आम पाकिस्तानी को इंग्लैंड में बैठ के भी आप वैल्यूएट कर सकते हो, कोई फैमिलीज तो वहाँ पे भी होती हैं, उसको रिलीफ मिल पाए? और ये क्या परमानेंट है, ये जो फॉरेन रेमिटेंस आ रही है और रोशन अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, ये वक्ती होगा सिर्फ? कामरा साहब बहुत शुक्रिया। यहाँ तक फॉरेन रेमिटेंसेस की बात है, यहाँ पे पिछले 1.5 साल से आपको पता कोविड की सिचुएशन है, कोविड की सिचुएशन की वजह से यहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। ये तकरीबन जनवरी, फरवरी और मार्च में बरतानिया से तकरीबन 50,000 से जायद पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान आए, क्योंकि यहाँ पे जो फर्लो स्कीम है जिसके तहत गवर्नमेंट घर बैठे उनको सैलरीज दे रही है अप टू 80% तक, वो लोग अपने साथ जो पैसा लेके आए, जो इन लोगों ने उन्हें भिजवाया, जो 2-2 महीने 3-3 महीने यहाँ पे रुके, यूरोप तकरीबन यूके से बहुत बड़ी तादाद, जो मैंने ये तो आपको 50,000 का फिगर दिया है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। एक तो बड़ी वजह ये थी कि ये जो रकम गई, ये इसने भी रेमिटेंसेस बढ़ने में ज्यादा किरदार अदा किया, और दूसरा यहाँ पर कारोबारी सरगर्मियां बंद थी, यहाँ से लोगों को 50,000 कैशबैक लोन दिया है गवर्नमेंट ने, का हर कंपनी जो एलिजिबल थी उसको 50,000 पाउंड का लोन मिला है, और जो मेरी इत्तलात है, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं, 80% लोगों ने वो 50,000 पाउंड जो है वो पाकिस्तान भिजवा दिया। यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी, लैंड्स खरीदी, तो ये एक बड़ी वजह ये भी है कि जो फॉरेन रेमिटेंस। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि ये कंसिस्टेंट रहे किसी इकॉनमी के लिए, फॉरेन रेमिटेंस पे इंहिसार करना जो है वो कितनी काबिल फख्र बात नहीं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल यही कह रहा हूं, क्योंकि पिछले 1 साल का जो मैंने आपको बताया कि जो बढ़ने की वजह, एक तो 50,000 पाकिस्तानी जो है यहाँ से जो वापस गया वो बड़ी तादाद में। बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ रहिएगा जावेद साहब, अब मेरे साथ रहिएगा। क्लासर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी कामरान, आ रही है आवाज। अच्छा सर, ये था कि एक तो बुनियादी सवाल ये कि हुकूमत ने बहुत ढोल पीटा हुआ है, अच्छी बात है 4% हो गई है हमारी मईशत जो है, लेकिन मैं आम आदमी को इतना सुनवाता हूँ इस प्रोग्राम में, कल भी परसों भी इतना है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि कहाँ मुल्तान से लेके फैसलाबाद, लाहौर, कराची, KP, हर जगह हम कोविड के दौरान भी लोगों की राय सुनाने की कोशिश की, लोग रो रहे हैं फिर भी। एक तो इसकी क्या वजह है, और दूसरा मैं चाहूँगा कि 1000 दिन ऑलमोस्ट हो गए प्राइम मिनिस्टर के, तो क्लासर साहब जरा आप एक स्पीच सुन लें उनकी, मोटी मोटी बातें जिसका ताल्लुक नवाज शरीफ की से नहीं है, यानी कि ये नहीं हम कह सकते कि नवाज शरीफ ने आकर रोक दिया प्राइम मिनिस्टर को, या मरियम नवाज ने रोक दिया, या किसी और ने रोक दिया, इनमें प्राइम मिनिस्टर कामयाब हुए या नहीं हुए, जरा वो सुन लें इनकी स्पीच, उसके बाद जरूर इस पर बात करें। हमारी डेवलपमेंट तालीम पे होगी, हम एक तालीमी निसाब लेके आएंगे, हमने अपने लोगों की सेहत का ध्यान रखना है। 8,000 अरब रुपया हर साल इंशाल्लाह इसी कौम से इकट्ठा करके दिखाऊंगा आपको, इदारों को मजबूत करूंगा, FBR को ठीक करूंगा, टैक्स बल के नीचे करूंगा, टैक्स सिस्टम ठीक करूंगा, हम नैब को मजीद मजबूत करेंगे, हम अदालतों को और पैसा देंगे, तकड़ा करेंगे, हम FIA को इदारा बनाएंगे, जो चोरी का पैसा बाहर पड़ा है उसको इंशाल्लाह पाकिस्तान में लेके आएंगे, हम इस मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाएंगे, हम बिजली और गैस के ऊपर
टैक्स कम करेंगे। हमने फौरी तौर पे एग्रीकल्चर इमरजेंसी कर ली है, किसानों के लिए बेहतर बीज डेवलप करके देंगे, सारे सूबों को उनके हकूक दिलवाएंगे। हम जनूबी पंजाब सूबा एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस के ऊपर अनाउंस करेंगे, गांव की सतह के ऊपर बल्दियाती निजाम क्या इंशाल्लाह वो सारे पाकिस्तान के अंदर लेके आएंगे। शहरों के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे मेयर का, फिर दरिया साफ करेंगे, पानी साफ करेंगे, यही पुलिस को ठीक करेंगे, मेरिट लेके आएंगे। क्लासरा साहब, पुलिस ठीक हो गई, अदालतें मजबूत हो गई, जस्टिस फायद ईसा के ऊपर कोई रेफरेंस नहीं बना। खैर ये बात सही है कि नया मजबूत हो गई, टैक्स सिस्टम 8,000 अरब के बजाय 4,000 से ऊपर अब पहली दफा हुआ, सरमायाकारी उड़ गई इस मुल्क से, लेकिन वो कह रहे बढ़ेगी। योर टेक सर। मैं अब मुझे वो क्या कहते हैं कि एक सोशल मीडिया पे चलता था ना पिछले दिनों, लतीफ़ा इमरान खान साहब के इस तरह के क्लिप चलते थे, तो लोग कहते थे काश ये बंदा आज हमारा वजीर आजम होता, ये जो गुफ्तगू कर रहे थे। ये वाला होता, वही बात है जितना मतलब ये अच्छा है। आई विश के ये बंदा आज हमारा वजीर आजम होता। कितनी अच्छी अच्छी बातें थी, कितनी ज़बरदस्त, कितने उन्होंने पैशन के साथ हमें बताया। बाकी छोड़ दें जो रिफॉर्म्स हुई हैं नहीं हुई, आप ये देख लें, एक यहाँ खतून को जो आयशा मजहर थी, जिनका हमने वहाँ से कोयटा से कॉल सुनी, जो रो पड़ी, हाँ जी। जो रो पड़ी कि 2 सालों में लाहौर में वहाँ पुलिस ने उनके साथ क्या क्या हशर किया, और जब तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कॉल उन्होंने नहीं की, उनका काम नहीं हुआ। ये रिफॉर्म्स आपने किए हैं, सही बात। और यहाँ पे रिफॉर्म जो है इनको सूट ही नहीं करती। आज ही मैं देख रहा था यहाँ पे 60-70 बिलियन रुपीस का इन्होंने अगले नेक्स्ट ईयर के लिए पार्लियामेंटेरियंस के लिए डेवलपमेंट बजट रखा है। आपको याद होगा इमरान खान साहब कहते थे कि 1 रुपया नहीं देंगे, ये यहाँ पे रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल होती है, ये करप्शन है, यहाँ पे MNAs पैसा खाते हैं, नवाज शरीफ जरदारी मिल के इनको आके हराम का माल खिला रहे हैं। मैं लोकल बॉडीज़ के जरिए करूँगा, 3 साल हो गए आपने लोकल बॉडीज़ का नाम सुना। अगले नए बजट में यहाँ पे आके 96 बिलियन रुपीज़ इन्होंने एलोकेट करने की प्रपोजल दी हुई है। ये 96 बिलियन रुपीज़ खिला रहे हैं अपने MNAs को, अपने MPs को। इमरान खान साहब कहते थे मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, आप देख लें कैसे ब्लैकमेल है। चौधरी से ब्लैकमेल नहीं हुए, ये जहांगीर तरीन से नहीं हुए, ग्रुप से नहीं हुए, अपने आके पार्लियामेंटेरियन से नहीं हुए। और सबसे बड़ी मेरा ख्याल है जो इनको फेलियर रही है कि इमरान खान साहब के दौर में यहाँ बड़े मेगा करप्शन स्कैंडल्स आए हैं, और इसमें आप कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी को एक साइड पर रख दें, इनके अपने वजीर, अपनी कैबिनेट, इनके मुशीर, इनके बडीज़, इनके क्रोनीज, इनके दोस्त, अब वो इसमें शामिल है। रिंग रोड वाला स्कैंडल देख लें, इनके वजीर अपने 3-3, 4-4 वजीरों की उनमें उनके नाम आए हुए, इनके करीबी लोग जो है उसमें शामिल थे। आप इनके अपॉइंटमेंट देख लें, पंजाब में कभी कामरान हम नहीं सुनते होते थे कि अगेन ठीक है डिप्टी कमिश्नर, DPO वगैरह कमिश्नर आके सिफारिश 5 IG 6 IG चेंज हो गए सर, 5 चीफ सेक्रेटरी चेंज हो गए। कामरान अब एक नया कल्चर पंजाब में लग चुका है कि लोग पैसे दे के आपके डिप्टी कमिश्नर लग रहे हैं, बोलियां लगती हैं, टेंडर भरे जाते हैं, वहां पे बकायदा बैठ के एक एक जिले की, एक एक सीट की, एक एक पोस्ट की आपकी बोलियां लग रही हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कुछ लोग बैठे हैं जिनकी जेबों के साइज जो हैं उन्होंने बड़े कर लिए हैं, और इन चीज़ों का इमरान खान साहब को पता है। ये जो लोग हम कहते थे ना कि नहीं जी इमरान खान साहब को बिल्कुल नहीं पता, वो भोले हैं, इनोसेंट हैं और वो मासूम है, दुनिया बड़ी चलाक है, बड़ी जालिम है, उनको नहीं पता चलता। ये सारी की सारी चीज़ें उन्हें पता चलती हैं। डेली बुनियादों पर आप देखते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, एक बंदा पैसे भरता है और आके यहाँ पे पोस्टिंग ले लेते हैं। अगर खान साहब का जो असल विजन था वो इनका रिफॉर्म्स लाने का था। अब पुलिस में देखने आपको लगता है रिफॉर्म, जो अच्छा पुलिस अफसर काम करने लगता है 4 दिन पर उठा के मारते हैं। रऊफ भाई मेरा एक सवाल है आपसे, रऊफ भाई मेरा आपसे एक सवाल है, क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कैपेसिटी नहीं थी या है इन चीज़ों को मैनेज करने की, या उनकी पार्टी के अंदर इतने स्ट्रॉन्ग माफियाज हैं जो अगर वो पार्टी से अलग कर दें तो उनकी गवर्नमेंट ही चली जाएगी, और उनको पता है उनकी मजबूरियों को साथ भी रखा हुआ है, और उस साथ रखने की वजह से इस मुल्क में प्रोग्रेस नहीं हो रही। वजह क्या है सर इन तमाम चीज़ों? सर ये कामरान अगर ये मजबूरियां हमने अप्रिशिएट करनी है तो फिर नवाज शरीफ और जरदारी में क्या बुराई थी? नहीं सही कह रहे हैं, बताया ना, अगर वो भी तो यही काम करते थे ना। अगर हमने बैठ के इनकी जस्टिफिकेशन ढूंढनी है कि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर माफियाज हैं, ग्रुप्स हैं, पावरफुल लोग हैं, ब्लैक मैक, अगर आपके ब्लैक मैक मार्केटियर्स हैं, ब्लैकी हैं, सब कुछ है, मान लिया, तो भाई साहब इसी माफी के खिलाफ, इन्हीं कार्टल्स के खिलाफ, इन्हीं जराइम पेशा लोगों के खिलाफ तो आपका राइज हुआ था, आपने उनको साथ मिला लिया। अब जब साथ मिला लिया तो कहते हैं हमें आके ये ब्लैकमेल करते हैं। और मुझे कहने दें, इसी पे बैठ के हम बात कर, दुनिया TV में शो करते थे
अगेन उस वक्त बात करते थे कि जितने यहाँ पे आप लोग ला रहे हैं ये इलेक्टेबल, ये आपके आगे बाजू मरोड़ेंगे, आपके आके यहाँ काम करवाएंगे, फिर आप ना हुकूमत छोड़ सकेंगे ना इनको इग्नोर कर सकेंगे। आप इसे देख लेंगे 30-40 लोग जो हैं उन्होंने नचा के रख दिया। क्यों? कि खान साहब उनके आगे फेवर्स लें। जहांगीर तरीन साहब क्यों डटे हुए हैं? जहांगीर तरीन साहब इसलिए डटे हुए हैं भाई साहब हम आपके आके यहाँ पैसे देते रहे, आपका किचन चलाते रहे, आपको राइडिंग देते रहे, चलाते रहे, आपको पिक एंड ड्रॉप दी सी। आपको याद होगा इसी जहांगीर तरीन ने बुलेट प्रूफ इनको वहां से मंगवा के दी थी, उसे दुबई से ना लेते आप इन लोगों का काने क्यों होते? क्यों आपने इन्हें फेवर्स लिए थे? क्यों पैसे लिए थे? क्यों डोनेशन लिए? जिनके डोनेशन लिए थे सारे बिजनेसमैन थे, उनके लिए सरमायाकारी थी। उन्होंने आप पे पैसा लगाया, उन्होंने माल खर्च किया। वो कहते पैसे निकालें, हमारा खर्चा निकालें। आप कहते नहीं जी मैं तो माफिया खिलाफ ये लड़ूंगा। माफिया खिलाफ लड़ना था तो फिर लोगों से फेवर्स नहीं लेनी थी, आपने इनकी बुलेट प्रूफ नहीं लेनी थी। अपने घर के किचन आपने इनकी चाय पानी दूध पत्ती से नहीं चलाने थे। आपने फिर कहना था भाई साहब आई एम सॉरी, मैं यहाँ आगे सिंपल लाइफ। उसको ममता बनर्जी को देखें सर, अभी उसकी स्टोरी सामने आई है। वो किताबों की रियलिटी से अपना घर चलाती है, वो तनख्वाह तक नहीं लेती, एक सादा सी जिंदगी बसर करती है। आप फिर उस तरह की जिंदगी बसर करते ना। यहाँ पे रियासत मदीना की बात तो करते, रियासत मदीना की तरह रह के भी तो दिखाए ना। बिल्कुल आपके ठाठ बाट तो हैं सारे आपको मुगल शहजादों वाले हैं, और बातें करते हैं यहाँ पे आके उसकी मदीना रियासत। रऊफ भाई ये आपने जो बात कर दी ना, यकीन करें पूरे साल का आपने कोटा एनालिसिस कर दिया। भट्टी साहब, मतलब ये हुआ कि रऊफ क्लासर साहब जो कह रहे हैं और मैं उनसे 101% एग्री करता हूँ कि बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर पहले दिन से कॉम्प्रोमाइज़ थे, आगे भी कॉम्प्रोमाइज़ हुए और आइंदा भी कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। तो कॉम्प्रोमाइज़ अगर होकर चलेंगे तो फिर तो ये मुल्क भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। सर आप एग्री करते हैं या आप एग्री नहीं करते भट्टी साहब? नहीं, एक तो बिल्कुल रऊफ क्लासर साहब ने जो बातें की, रऊफ भाई ने बिल्कुल ठीक की। आपने जैसा इंट्रो दिया बिल्कुल ठीक दिया, इसमें कोई शक नहीं कि कंप्रोमाइज़ होंगे। लेकिन उससे बड़ी जो सामने आई है, ऊपर से लेकर वो आई है नीचे तक, चंद 2-4 को अगर आपके पास लिस्ट हो तो वो आप छोड़ सकते हैं। बाकी है नालायकी, नाहली और कन्फ्यूजन। आपने इमरान खान साहब ने फ़ाइल पढ़नी नहीं है, तजर्बा था कोई नहीं, दावे वादे नारे बड़े किए, कुछ आपने बताए हैं। यानी कहा करते थे ऊपर ईमानदार आदमी हो तो नीचे सब ठीक हो जाता है। अब उल्टा हो गया। अब पढ़ा रहे हैं कि एक ईमानदार आदमी से कुछ नहीं बदलता जब नीचे सारे करप्ट हों। तो जब आप सारा कुछ कंप्रोमाइज़ कर रहे थे, जब आप MQM, काफ लीग, इलेक्टेबल्स, आज़ाद सारा कुछ कर रहे थे, उस वक्त नहीं पता था कि क्या होना है क्या नहीं होना। जब जहांगीर तरीन साहब के जहाज उड़ रहे थे उस वक्त नहीं पता था। भट्टी साहब ये एक और सवाल को जन्म देता है जो मैंने आपसे पूछ रहे हैं, ये एक और सवाल को जन्म देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर नवाज शरीफ आपके नज़दीक पंजाब में और ओवरऑल पाकिस्तान में अगर पंजाब की पॉपुलेशन को किया जाए पॉपुलर है, और क्या इस वजह से पॉपुलर है कि ये हुकूमत जो है वो डिलीवर करने में उस तरह कामयाब नहीं हुई? भट्टी साहब बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हैं। जिस तरह एक थ्योरी है कि इमरान खान उतने काबिल नहीं थे जितने जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब नालायक निकले। उसकी वजह यह है कि वो बारियां खेल रहे थे, उनको तवक्को ही नहीं थी कि ये भी हो सकता है, ये भी एक वेव चली, सारा कुछ है। इसी तरह क्या था इमरान खान से तब्दीली, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, आवाम तक क्या क्या। अभी ये जो स्टेज पे अभी आप तकरीर सुना रहे थे, क्या कह रहे थे? यकसा तालीम, यकसा निसाब, हेल्थ, एजुकेशन, घर, सूबा, करप्ट जमहूरियत गला घोटती है, मैं असल जमहूरियत लाऊंगा, प्रोटोकॉल नहीं लूँगा, बड़े बड़े घरों को गिरा दूंगा और वहाँ यूनिवर्सिटियाँ बना दूंगा, कराची को रोशनियों का शहर बना दूंगा, हर बुध को पार्लियामेंट में आऊँगा। मैं तो हैरान होता हूँ कि वो जिन पर पैसा भी नहीं लगता, जिन पर कोई खर्चा भी नहीं होता, या जिन पर आपकी कोई कुछ अना को भी नहीं होता, वो भी नहीं करते। हर बुध को पार्लियामेंट में आऊंगा। क्यों नहीं आते जी? मुझे अपोजिशन ने तकरीर। लेकिन एक बात बताऊं, मैं सबसे ज्यादा दुख जो मुझे हुआ ना, मैं आप तीनों पैनलिस्ट को कहूं, सबसे ज्यादा दुख जो मुझे हुआ दो चीजों का। एक तो ये जो काम था इसके लिए नवाज शरीफ का कोई जस्टिफिकेशन नहीं था कि आप पुलिस रिफॉर्म्स लेके नहीं आ सके, बल्कि उल्टा जिस बंदे दुरानी साहब ने मरहूब ने KP में अच्छी पुलिस रिफॉर्म्स की और पंजाब में उनको सौंपा गया ये फरीजा, तो उन्होंने जब अपना मेरिट पे काम करना शुरू किया तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको फारिगी कर दिया। और पुलिस की रिफॉर्म, वो सही कह रहे हैं क्लासरा साहब, मैंने ये 3 दिन पहले प्रोग्राम में यही इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि ये अगर आपकी हालत है कि एक बंदा प्राइम मिनिस्टर को कॉल करेगा तो उसका काम होगा, इसका मतलब वो काम 24 घंटों में जो पुलिस ने किया वो पहले भी हो सकता था।
और ये पुलिस लेके उसको बैठी हुई थी पंजाब की। नहीं, तो अभी- और हुकूमत अभी इस पे हुकूमत भट्टी देखें, साहब इस इस पे तरह देखें, शादियाने बजा रही इस पे है देखें। कि जी बड़ा कारनामा कर दिया है कॉल के ऊपर। हाँ, भाई हाँ, ये मैं कह रहा हूं, ये ये अफसोस मैं का आपको मुकाम बताने है। लगा था, ये मैं बताने लगा था कि मदीना की रियासत है, 3 साल हो गए हैं, उसके बाद एक रोती खातून फोन करती है जिसको कब्जा छुड़वाने वाले को भी आपने फारिग कर दिया, चलो वो एक अलग स्टोरी है। तो उसके बाद हुकूमत उस पर शादियाने बजा रही है, खुश हो रही है, शुक्र है इन्होंने इस्लामाबाद, मैं तो तवक्को कर रहा था कोई देख दूग हमारे घर बिल्कुल भी ठीक। भिजवाएंगे सर, आपका- और कोई चने के आज घर का ना पकाओ। बिल्कुल ठीक है। अदर जावेद साहब, नवाज शरीफ साहब, कुछ 2-3 जर्नलिस्ट हैं लंदन में जो ऑब्वियसली उनको एक्सेस है, तो उनमें से एक आप भी हैं। नवाज शरीफ साहब कितने भी पॉपुलर क्यों ना हो जाएं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की वजह से, वो तो नाअहल हैं। और जो नवाज शरीफ साहब जिस तरह की शख्सियत हैं, वो ऑब्वियसली इक़्तिदार जो है वो खाकान अब्बासी को तो दे देंगे, जो शायद उनके लिए उस तरह का पॉलिटिकल थ्रेट नहीं है, वो अपने भाई को नहीं देंगे, शहबाज शरीफ को। तो आपके नज़दीक ये पॉपुलैरिटी का क्या फ़ायदा हो सकता है नवाज शरीफ साहब को, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, उनकी बेटी नहीं बन सकती, जो मौजूदा सिचुएशन है? अजहर जावेद साहब। कामरान साहब, इस हवाले से एक सिर्फ मैं अगर बात करना चाहूँ पुलिस के हवाले जी, से, जी, ओवरसीज प्लीज। पाकिस्तानी की आपने बात कर दी है। इस वक्त जो लाहौर पुलिस का सरबरा है, वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी की शिकायत पे शहबाज शरीफ दौर में सस्पेंड हुआ था, उसे रिपोर्ट में लिखा गया था कि इसे दोबारा नहीं लगाया जा सकता। रऊफ क्लासरा साहब ने इस पे काफी काम भी किया था, इनके इल्म में भी है। इसके बावजूद उस शख्स को आप ओवरसीज पाकिस्तानी, वो दोबारा रो रहा था, क्लासरा साहब से भी बात हुई उसकी, उसके बावजूद वो शख्स यहाँ पे है। ये सिर्फ एक मैंने मिसाल दी है। और जो जंजीर अदल की बात है, गुलाम जो मोहम्मद क्लासरा डोगर साहब ने भी नाम की, ले लें ताकि जिसको कंफ्यूजन एक्सेस ना हो हो। जाती है हुक्मरानों तक, उसे गुलाम इंसाफ मिल मोहम्मद डोगर जाता साहब की है। बात ये हो एक रही मैंने है। एक छोटी सी बात रखनी थी गुलाम मोहम्मद कि डोगर की इस बात हवाले हो रही से। है। बिल्कुल ठीक। अब मेरा सवाल, कि वो नाअहल है, तो पॉपुलैरिटी का क्या फ़ायदा नवाज शरीफ साहब की? जी बिल्कुल। क्लासरा साहब भी 2006 में यहाँ होते थे, साथ में होते थे, उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब नाअहल थे। पाकिस्तानी सियासत जो है ना, वो एक ऐसा खेल है कि जिसमें कल की आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बड़े होपफुल हैं कि वो अपनी इस हवाले से जब कानूनी चाराजोई करेंगे तो उनको रिलीफ मिलेगा और वो दोबारा जो है वो अहल हो सकते हैं। मुमकिनात का खेल है, मुमकिनात कि आप सियासत में किसी भी चीज को माइनस आप कह रहे हो कि आपने मुझे बताया था कि लीगल टीम उनकी बैठ रही है, लेकिन यही बात अगर जी बिल्कुल, ये आपका आप कह रहे हैं लीगल टीम उनकी बैठ रही है, लेकिन क्लासरा साहब 2006 में वाकई ये अजहर जावेद साहब ठीक कह रहे हैं, सोच भी नहीं सकते थे कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, पंजाब का इलेक्शन जीत जाएंगे, नेक्स्ट इलेक्शन कौमी असेंबली का जीत जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। क्या आपको लगता है ये जो नेशनल डायलॉग की शहबाज शरीफ साहब ने रट लगाई हुई है इस, और जिसको मनाने की बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, वो यही है कि नवाज शरीफ उसमें शायद उनका मामला ठीक इस हद तक ठीक हो जाएगा कि वो दोबारा पाकिस्तान आके प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी बन सकते हैं? चले जीतना हारना तो दूर की बात है, वो तो आवाम फैसला करेगी। नहीं, अजहर ने बड़ी अच्छी बात की, वहीं पे लंदन में रिपोर्टिंग की है, अजहर भी वहीं पे थे, मैंने भी की न्यूज़ के लिए बड़ा सा वहाँ से रिपोर्टिंग की है लंदन से, और हमारी मुलाकातें होती थी मियाँ साहब से, जैसे अजहर बता रहे हैं वहाँ ड्यूक स्ट्रीट में, वहाँ पे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में होती थी। लेकिन एक बात की तो दाद देना, आने लाइटर नोट कहें या सीरियस, इसको एक ट्रेजिक बात है कि 2006 में भी मियाँ साहब जो हैं आज से तकरीबन 14-15 साल पहले नाअहल थे, मुल्क से जला वतन थे, बाहर बैठे हुए थे, और 14 साल बाद भी वो इस सिचुएशन में बैठे हुए। सो अगर इससे लगता यह है कि मियाँ साहब ने मुझे अपने इन 14 सालों में कुछ सीखा नहीं है कि भाई साहब अपने आप को आपने बचा कर कैसे रखना है, कैसे गवर्नेंस में आपने वो मसाइल पैदा नहीं करने। मुझे याद है मियाँ साहब उस वक्त जो हम बड़े लेक्चर देते होते थे कि अब मैंने वज़ीर आज़म नहीं बनना। अगेन हाँ, जो तकरीर आपने अभी उसकी आके इमरान खान साहब की आपने सुनाई है, अजहर गवाह है, मियाँ साहब इससे ज़्यादा पैशनेट हो के कसम कुरान उठा के कहते थे कि जनाब मुझे वापस जाने दे, मैं वो इनकलाब लाऊंगा पाकिस्तान में, आप सोच नहीं सकते। और किसी ऐसे बंदे को मैं अपनी पार्टी में नहीं आने दूंगा, टिकट आगे नहीं दूंगा जो जनाब मुशर्रफ के साथ जिसने हाथ तक मिलाया हो। और ऐसी बड़ी बात है कि 2 दफ़ा मैं वज़ीर आज़म बन चुका हूँ, मैं अब मेरे अंदर कोई ख्वाहिश नहीं रहेगी तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की। हम ये आके कहते थे और मुझे कहते थे जाएं आप उस पर लिखें, आप कह दें वो सौदे मैंने बेचने छोड़ दिए हैं, मैंने अब उसके बाद डील्स नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, जर्नल। लेकिन क्लासरा भाई ये बताया ना कि नेशनल डायलॉग का फिर मकसद क्या है? अगर नवाज शरीफ के लिए क्या अट्रैक्शन है उसके अंदर, अगर वो नाअहल ही रहते हैं और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं? जी जी जी, अच्छा जी सर, मुझे याद दिला देना, थोड़ा सा मैं दिला दूं, क्योंकि अगर अजहर ने पुराने जख्म जरा आगे हरे कर दिए हैं, खोल के बोले। इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। अगर कहने का मतलब यह है कि जो इमरान खान साहब ने उस वक्त झूठ बोले थे, गलत बयानियां की थी, जो आपने अभी की हैं, मियाँ साहब ने एग्जैक्ट इसी तरह के फार्मूले, इसी तरह के झूठ उन्होंने बोले थे बैठ के। वो यही कहते थे कि जनाब किसी जर्नलों से मुलाकातें नहीं होगी और कोई खुफिया मुलाकातें नहीं करेंगे, हुकूमतों के खिलाफ साजिशें नहीं करेंगे, एक दूसरे को गिराएंगे नहीं।
आपको याद होगा वापस है, उसके बाद चौधरी निसार अली खान साहब और शहबाज शरीफ साहब की जनाब कियानी से खुफिया मुलाकातें होती रही 2013 से पहले, ये करते रहे, हालांकि चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। इन्हीं दोनों भाइयों ने काले कोट पहने, इन्हीं दोनों भाइयों ने काले कोट पहने और यूसुफ रज़ा गिलानी, हुसैन हक्कानी और इसका जरदारी साहब के खिलाफ ये वहां सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। रीजन पीछे से आपको पता है 2-4 जनरल्स हमारे थे जो इनको गाइड कर रहे थे, जनाब पाशा साहब एंड कियानी साहब। सो कहने का मतलब ये है कि उस वक्त जो भी इनकी हो रही थी मैनूवरिंग हो रही थी, ये पीछे से आके जर्नेलों के साथ खुफिया मुलाकातें हो रही थी। अब की दफा भी उन्हें यही लगता है कि जनाब कि अगर जर्नेल को साथ मिला लिया जाए तो 2007 वाली सिचुएशन पैदा हो सकती है दोबारा। वो कहते हैं बैक टू स्क्वायर, ये बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन करने चाहते हैं। सो नेशनल डायलॉग के लिए उन्होंने जिस तरह का माहौल बनाया है वो यही है कि या आर्मी को साथ मिलाया जाए, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट अगर आपको साथ मिलती है, कल को काजी फैज ईसा साहब चीफ जस्टिस लग जाते हैं 2023 में, तो आपके लिए उम्मीद पैदा हो सकती है कि वही जो आके आपको याद होगा चौधरी इफ्तिखार साहब ने 2010 में इनके केसेस लेकिन क्लासरा भाई बात ये ना, वो तो डिपेंड करता है असल में जज के बजाय हम जिम्मेदारी डालने के। नैब अगर केस जो है वो उस तरह इतना सादा पेश कर दे तो वहां जज भी क्या कर सकता है? ये तो आप एग्री करते हैं ना, अगर नैब भी हाथ खड़े कर दे। नहीं सर, नैब हाथ उस वक्त खड़े करते हैं जब पीछे से एस्टेब्लिशमेंट उसको जरा थोड़ी सी उसकी चाबियां जज का कसूर कोई नहीं होता। जी बिल्कुल ठीक सर, आपका ये पॉइंट आ गया बिल्कुल क्लास साहब। लेकिन सवाल ये कंफ्यूजन रह जाएगी जो मैं आके भट्टी साहब से पूछूंगा, अदर जावेद साहब से भी, क्लास साहब से भी, कि ये नेशनल डायलॉग के राह में दो बंदे खड़े हुए हैं, एक इमरान खान और उनका तो ये मानना है कि मैंने तो नवाज शरीफ और इनको फारिग नहीं करना सिर्फ सियासत से, इनको डिलीट करना है सियासत से। और दूसरा जो खड़े हुए हैं इनके रास्ते में नेशनल डायलॉग के जिसकी बात की जा रही है वो है नवाज शरीफ साहब खुद। अभी जो मुलाकात मीटिंग हुई है इनकी, नवाज शरीफ साहब की पूरी पार्टी की मीडिया टॉक हुई है, उनसे वीडियो टॉक जो हुई है, उसके अंदर की खबर जो है वो आपको भट्टी साहब देंगे और फिर उस पर रिएक्शन क्या है नवाज शरीफ साहब का वो अदर जावेद साहब और क्लासरा साहब से लेने की कोशिश करूँगा एक ब्रेक के बाद। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की 25 अचीवमेंट्स भी पब्लिश किए हैं गवर्नमेंट ने, उनमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं जीडीपी टचेस 3.94%, ये अचीवमेंट है। अचीवमेंट तो तब होती है जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के 5.5 को आप क्रॉस करते हैं। आपने पहले 5.5 से नीचे गिराई इकॉनमी 1.9 पे, फिर कोविड आया 0.9 पे गई, फिर माइनस से जो है अब आप 3.94 पे, तो पता नहीं अचीवमेंट किस तरह। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी है, रिलेशन विद यूएई एंड सऊदी अरेबिया इंप्रूव्ड। ये तो क्रेडिट जाता है बाजवा साहब को और आपके वजीर खारजा को, हमारे वजीर खारजा को क्रेडिट जाता है उसको तबाह बर्बाद करने का सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात जो थे। मेड इन पाकिस्तान वैक्सीन जो है हमें मुबालगा नहीं करना चाहिए और जिसका क्रेडिट देना चाहिए, चाइना ने आपको टेक्नोलॉजी दी है, लग ऐसा है कि पाकिस्तान ने ईजाद कर दी है। बहरहाल अचीवमेंट्स बाकी की सही होंगी या पता नहीं इस तरह की होंगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की नीयत पे मैं शक नहीं करता। लेकिन भट्टी साहब, ये जो शहबाज शरीफ साहब की क्या नीयत है? ये क्या ग्रैंड डायलॉग का हाथ में लेके फिर रहे हैं और अपने भाई को भी कन्विंस कर रहे हैं? जो लास्ट मीडिया टॉक हुई है उनकी, टेलीफोन टॉक हुई है जुमे वाले दिन, इसमें पूरी मुस्लिम लीग नून की पार्टी बिठाई हुई थी इन्होंने नवाज शरीफ साहब से बात करने के लिए। तो ये क्या अपनी पोजीशन स्टेबल करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने, या नवाज शरीफ साहब को बताने के लिए जनाब अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, कन्फ्रंटेशन छोड़ेंगे तो आप फारिग हैं? सर भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि वहीं से शुरू करते हैं जहां पिछले हफ्ते या पिछले प्रोग्राम में अजहर जावेद साहब ने ख़त्म किया था कि नवाज शरीफ साहब जब चाहते हैं मरियम नवाज़ को चौकों छक्कों के लिए मैदान में उतार देते हैं, जब चाहते हैं टेस्ट खेलना हो तो शहबाज शरीफ साहब को मैदान में उतारते हैं। टेस्ट, मैं माजरत के साथ मेरे भाई हैं अजहर जावेद साहब, टेस्ट की बजाय जब मैच फिक्स करना हो तो फिर शहबाज शरीफ साहब को उतार देते हैं। तो दूसरी बात ये है, अब मेरे सवाल का जवाब भी दे दें यार कि ये शहबाज शरीफ क्या लेके फिर रहा हाथ में और नवाज शरीफ को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की समझ नहीं आ रही उन्हें। आज मुझे पता चला कि आप मेरे उस्ताद मुकर्रम कलासा साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारा कोई एक फिक्रा दाएं से बाएं हो जाए तो कहते हैं वापस आ जाओ। कलासा साहब ने पूरी हिस्ट्री बयान कर दी और इतनी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के कमाल है। कलासा साहब के साथ बड़ी जबरदस्त हमारी तारीख है, जब गवादर गए थे बड़ा मजा आया था। बड़े आपके साथ भी रखेंगे इस तरह की कोई विजिट, फिर कोई तारीखी मेमोरीज होंगी। अच्छा भट्टी साहब, अब टाइम पे भट्टी साहब आ जाए, ईरान को छोड़ दें, ईरान वाले बैन हो गए, अब आप आ जाए आप ना बैन हो जाना। अच्छा दूसरी बात उस बात पे आके कि ये सारा गुड कप बैड कप का फुल स्टॉप काम में समेत सारा हाउस ऑफ शरीफ इकट्ठा चलता है और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम, और ये एक पेज पे है, रिफ्ट है घरलड़ाई में, घर में लड़ाई है, सारा कुछ है। शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं उस मीटिंग में, क्या कह रहे हैं? नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जुमे को जब लास्ट मीटिंग हुई तो आपके
तारिक अजीज़ साहब ने उनको क्रेडिट देना चाहिए। मुस्लिम लीग नून बड़ी अंदर की खबरें कवर करते हैं, उनकी खबर पढ़ी और उससे सुनी भी कि उसमें इवन जो मरियम नवाज साहबा के या वो इनकलाबी टोला या जो बाकी जो हैं वो उन सारे लोगों ने कहा कि जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने बकौल तारिक अजीज़ कहा कि अब मैं पूरा पंजाब फिर के आया हूँ, 80% हमारे अगर यही हाल रहा तो हमारे लोग दौड़ जाएंगे। और यही हाल से मुराद कि अगर नवाज शरीफ जिदों पे अड़े रहे, कॉन्फेडरेशन पे अड़े रहे, शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने की गो हेड ना दिया, ऐसी बात ये जी 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 जी। और सवेरे दूसरा साद रफीक साहब ने कहा पार्टियां इस तरह कायम नहीं रहती जिस तरह हम चल रहे हैं। तीसरा वो जो एक परवेज़ रशीद साहब थे जो कह रहे थे कि ये पॉलिसी जारी रखनी चाहिए, हमें लड़ना चाहिए। तो बाकी मरियम नवाज साहब बता चुकी हैं कि मज़ाहमत का एंड रिजल्ट क्या है, मज़ाहमत करेंगे तो मफाहमत तक पहुंचेंगे। सर जरा रुक जाए इधर, अब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है तो मैं चाहता हूं जहां पे ये बात हुई है उसका रिएक्शन किया। अजहर जावेद साहब ये बात सही कह रहे हैं, रिपोर्ट भी हुई है कि 80% लोगों ने ये भी कहा कि जी हम हार जाएंगे इलेक्शन, और साद रफीक ने कहा कि जी पार्टियां इस तरह नहीं चलती जिस तरह आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब जैसे बंदे जो कि इतनी तो ऑपोजिशन सुनते भी नहीं है, उन्होंने सारी बातें सुन ली नंबर 1, और नंबर 2 उन्होंने जवाब में कुछ नहीं कहा। आपके ख्याल में, आप तो वहीं बैठे हैं जहाँ पे वो है, ये सारी बातें कामरान साहब, नवाज शरीफ साहब की क्लासरा साहब ने भी उनके साथ कुछ टाइम गुजारा इधर। उनकी एक ये खसूसियत है कि वो सुनते सब की हैं। वो सबको कहते हैं जी आप भी बताएं जी आप क्या करना चाहिए, आप भी बताएं क्या करना चाहिए, लेकिन करते वो हैं जो उनके दिमाग में होता है। अजहर भाई यहाँ पे क्या रिएक्शन है आपके ख्याल में कि जब ये सारा मुकदमा पेश किया शहबाज शरीफ ने, तो नवाज शरीफ का रिएक्शन क्या था? जी मैं यही बता रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब जो है यहाँ पे सुबह 10 बजे ऑफिस आते हैं और 5 बजे तक यहाँ बैठते हैं। वो मुसलसल तमाम लोगों से राब्ते में रहते हैं, अपनी जो भी काम, जितने भी लीडर हैं या इसके अलावा दूसरे राब्ते जितने भी हैं, वो यहाँ पे बैठ के बाकायदा पार्टी को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, चला रहे हैं। उन्होंने सुनी सबकी है, लेकिन उनका जो बयानी है या जो उनका जो अक्टूबर में जो उन्होंने तकरीर की थी वो उसी बयानी पर कायम है आज की तारीख तक। कल का मुझे नहीं पता। उनका यही कहना है कि आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को, पूरी पार्टी को उन्होंने शट अप कॉल दी है बड़े डिसेंट तरीके से कि नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि मेरे बयानिए की वजह से 80% पार्टी लूज कर रही है, आप जो कह रहे हैं कि जी ये इस तरह काम नहीं चलेगा, हम हार जाएंगे इलेक्शन, वो कह रहे हैं हारते हारें, मैं खड़ा हूं वहीं पे, आप ये कह रहे हैं, ये उन्होंने कहा होगा? कामरान साहब, उन्होंने ये नहीं कहा हारते हारे। इस वक्त जो सिचुएशन है कि तरीन साहब के साथ जो ग्रुप है वो तरीन साहब की मोहब्बत में नहीं है, वो अपनी अगली अलाइनमेंट देख रहा है। यहाँ पे कम से कम 30 से 40 ऐसे मेंबरान असम्बली हैं जो चाहते हैं कि वो नून लीग पर अगली टिकट्स पे इलेक्शन लड़े, और इलेक्टेबल्स हैं, जिन इलेक्टेबल्स की बात क्लासरा साहब बात करते हैं। नवाज शरीफ को इस बात की फिक्र नहीं है कि उनके लोग भाग जाएंगे। वो कहते हैं कि जो बयानिया मैंने ये जो लिया है, जो मैं कर रहा हूँ इस वक्त, वही सबसे पॉपुलर बयानिया है। और जो दूसरी बात है, इस वक्त तक वो हुकूमत को गिराना भी नहीं चाहते, ना फेडरल गवर्नमेंट को ना पंजाब गवर्नमेंट को। ये उनका कहना है, जो उनकी राय है कि ये हुकूमत जो है जितनी देर चलेगी ये इनके लिए बेहतर है। अगर साहब एक बात बताएं, जब आप इतना पता है तो मुझे थोड़ा ये भी बता दीजिए कि नवाज शरीफ नाहल है, मरियम नवाज नाहल है, इलेक्शन आज जो है 2023 में हो, तो क्या ये फैसला किया नवाज शरीफ साहब ने कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा उनकी पार्टी का, जो इमरान खान के मुकाबले में उतरेंगे इलेक्शन में, कि नहीं किया अभी फैसला? कामरान साहब, फिर वही बात करते हैं, नाहल है, बिल्कुल नाहल हो, जो भी इंतखाबी नाहल है, लेकिन इस वक्त पार्टी पूरी वो चला रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब सदर होंगे, लेकिन जो पार्टी मुस्लिम लीग नून है पाकिस्तान में वो यहाँ से चल रही है। 11 से लेके 5 बजे तक जो सारे फैसले वो सर, आपका पॉइंट आ गया, मेरे साथ रहिएगा। क्लासरा साहब, आपकी खबर या तजिया क्या है इसके ऊपर? क्या ये हो सकता है कि नवाज शरीफ जो है वो अगले इलेक्शन के अंदर प्राइम मिनिस्टर के स्लॉट के कैंडिडेट होंगे, या आप समझते हैं ऐसा नहीं हो सकता? और क्या आपको ऐसा भी लगता है कि शहबाज शरीफ और पूरी पार्टी को वो शटअप कॉल देने की पोजीशन में भी हैं कि नहीं जनाब, नैरेटिव तो मेरे ही चलेगा और किसी इदारे और किसी से बात नहीं होगी? मेरा ख्याल है आपका बड़ा वैलिड सवाल है, और इसमें जो आपके एप्रीहेंशंस हैं मैं आपको इसमें बिल्कुल आपके साथ एंडोर्स करता हूँ। एक और भी यहाँ पे थिंकिंग थोड़ी सी पैदा हो रही है कि इलेक्शन जो है आप जरा अर्ली इलेक्शन कर लिए जाएं, जब तक जस्टिस फैज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस नहीं बनते, क्योंकि सारी उम्मीदें जो रखी हुई हैं कि PML नवाज़ ने कि कल को अगर इनके रिवर्स फैसले हो सकते हैं, इंतखाबी जो इनकी डिसक्वालिफिकेशन है, मरियम बनेंगे इलेक्शन के करीब, तो उस वक्त वो पटिशन डाल के शायद रिवर्स करवाएं। तो एक थिंकिंग हुकूमत के अंदर ये भी है कि आप 2023 तक जाएं ना, आप उससे पहले 2022 में अगली इलेक्शन कॉल करके जब नवाज शरीफ साहब, ये थिंकिंग क्यों है? हुदैबिया बंद करने की वजह से या वैसे ही?
भट्टी साहब क्या कह रहे हैं? नहीं, ये थिंकिंग की अगेन उसकी वजह के एक उसकी वजह मैं बता रहा हूँ कि जो कामरान ने सवाल के बड़ा अहम है। जजेस तो अगर सब कल को काबिल-ए-एहतराम ये हैं। नवाज शरीफ साहब, एक मिनट मेरी जान, अगर जी, जी। अगर राव साहब। यहाँ पे आके ये नवाज शरीफ साहब जलसों को आके खिताब नहीं कर सकते, मरियम साहिबा वजीर आज़म नहीं बन सकती, ये माने या ना माने, जो भी हम कहते हैं, क्राउड पुलर जो है वो नवाज शरीफ साहब हैं, वोट बैंक जो है वो नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ का नहीं है। अगर आप उनको बाहर रखते हैं इलेक्शन से, उनकी तकरीरें नहीं चलती, वो जलसों को खिताब नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते, आपके वजीर आज़म नहीं बन सकते, तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी हद तक उनको धचका लगेगा पीएम नवाज को अगला इलेक्शन जीतने में। लेकिन रऊफ भाई, एक सवाल और इसमें आपके उभरता है नाम सर, में एक और सवाल उभरता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि ये जो नेशनल डायलॉग है इसमें तो हम बैठेंगे नहीं, इनके साथ ये चोर हैं, और कोई इनको एनआरओ देने की कोशिश करेगा तो हमारी हुकूमत जाती है, जय हम खड़े हो जाएंगे। ये इनसिक्योरिटी पाई गई है गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर के रैंक में, क्योंकि खबर ये इस्लामाबाद में कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ रस्ते जो है ना वो बड़े हमवार हो गए। इस्टेब्लिशमेंट के जराये से खबर नहीं है, नून लीग के जराये से खबर है, शहबाज शरीफ के। तो आप किस तरह देखते हैं कि क्या इस लेवल पे भी कोई टसल है शहबाज शरीफ और इसको लेके? क्लासरा साहब, मेरा ख्याल शहबाज शरीफ साहब जो है ना, ये कई दफ़ा मैं बात कह चुका हूँ, लेकिन मैं थोड़ा रिपीट करूँगा। शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये गुड काप हैं, अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो है बैड काप हैं। वो इनको स्पेस प्रोवाइड करते हैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की गुफ्तगू। आपको याद है सुहेल बड़ाई साहब का जो इंटरव्यू आया था, जिसमें अगर इंटरव्यू कहें कॉलम जो उन्होंने जंग में लिखा था, उन्होंने कहा था कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने उनको बताया कि नहीं सर मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद मैं ब्रेक के बाद आके जरा ये सवाल आपसे और भट्टी साहब से पूछने की कोशिश करूंगा कि इस्टेब्लिशमेंट मुतल्लिक जो कहा जा रहा है शहबाज शरीफ के रस्ते इतने हमवार हो गए, बात सही है? क्योंकि भट्टी साहब ज़्यादा अच्छा इस बारे में राय दे सकते हैं। एक ब्रेक के बाद जी दामन वक्त में गुंजाइश ही नहीं मुझे दिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।